हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ेंगे। सिलेबस में टॉपिक पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके मेन सब्जेक्ट क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका परिचय देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति या एक फर्म। माइक्रो का जो होता है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फैक्ट्री के लिए करते हैं, परंतु मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अध्ययन पूरे देश के लिए करेंगे। इसमें एग्रीगेट डिमांड शामिल होती है, जिसमें समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, इन सब के बारे में बात करेंगे। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ही बहुत बड़े लेवल की बात करता है। इसमें देश की कुल आय की बात करेंगे, कुल उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि आदि का विश्लेषण किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक सा मतलब है कि जो बड़े पैमाने पर जिसका लिया जाता है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल होकर पूरे देश के लिए होती है, पूरे देश के लिए उसमें अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखेंगे इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक क्या क्या है, मेन विषय क्या है इनका, कि मतलब किस क्षेत्र पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है जो जिसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद रोजगार और बेरोजगारी, जो कि देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना जिससे देश को एक अच्छे वेलफेयर पर पहुंचाया जा सके। मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, मौद्रिक नीति भी जो बनाई जाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही बनाई जाती है। राजकोषीय नीति की भी बात करते हैं, बैंकिंग प्रणाली, व्यापार चक्र, इन सबको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन किया जाता है। अब इन सबको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। जिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैथ जो कि इन्हीं सब के अंतर्गत आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के कवर कीजिएगा और एग्ज़ाम में से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय आय। इस राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसमें देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मापा जाता है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आदि। अब देखेंगे अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे अंतिम वस्तुएं जो होती हैं वो जब किसी भी गुड का एकदम लास्ट कंज्यूम किया जाए, जिसमें दोहरी गणना ना शामिल हो, उसको राष्ट्रीय आय में इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई शॉपकीपर अपने प्रॉफिट के लिए सामान परचेज करता है तो वो एक राष्ट्रीय आय में, तो जो उसकी लागत, उसका मतलब प्रॉफिट होगा, वो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो एक बार गुड्स बन चुकी है उसका जो प्राइस डिटरमाइन किया जा चुका है। तो वो जो फाइनल गुड्स, मतलब जो फाइनल उसको लोग कंज्यूम करेंगे, उसी को राष्ट्रीय आय में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बीच में अगर वस्तु का लेन देन कहीं भी होता है तो उससे मतलब नहीं होता, केवल एक बार ही वस्तु और मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मापा जाता है, जो कि लास्ट बार ही मेज़र किया जाएगा। इसके आयाम जो होते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन लोगों जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय आय को मापते हैं। अब देखेंगे रोजगार और बेरोजगारी। रोजगार और बेरोजगारी को भी अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। देश में कितने लोगों को काम मिल रहा है, ये बेरोजगारी के क्या कारण है, पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त किया जाता है, ये तीनों रोजगार और बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। जैसे देश में कितने लोगों को काम मिला, बेरोजगारी के कारण क्या क्या है, बेरोजगारी के कारण जब पता होंगे तभी उनको दूर किया जाएगा, और जब बेरोजगारी किसी देश से दूर नहीं होगी तब तक वह देश एक अच्छा डेवलप कंट्री नहीं माना जाएगा। और पूर्ण रोजगार को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सब इसी के अध्ययन किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का क्या होती है, मतलब मुद्रास्फीति को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे मेज़र करते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि महंगाई क्यों होती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिस्ट ने सजेशन दिए हैं उनके अंतर्गत देखेंगे कि जो मुद्रास्फीति होती है वो कैसे
कम की जा सकती है। और मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है कि जब कोई भी वस्तु या लगातार महंगाई बढ़ती ही जाए, जैसे कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। मुद्रा का मूल्य का कम होना मुद्रास्फीति कहलाती है। अब मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है जैसे पहले 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, हम लोग बहुत सारा सामान परचेज़ कर सकते थे 100 रुपये में। परंतु अब काफ़ी सालों बाद देखेंगे तो 100 रुपये का मूल्य कम हो गया, क्योंकि 100 रुपये में हम लोग बहुत कम ही सामान ला पा रहे हैं। तो ये होता है कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, और आर्थिक विकास से तात्पर्य जीवन स्तर में सुधार। वृद्धि से मतलब लिया जाता है उत्पादन में, किसी देश में क्या सर्विस है, क्या गुड्स का प्रोडक्शन है, इन सब की बात आर्थिक वृद्धि में की जाती है। और जबकि विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है मात्रात्मक वृद्धि से, और जो विकास का तात्पर्य होता है वह एक गुणात्मक वृद्धि से होता है, गुणात्मक विकास से। जैसे किसी देश के जो जनता है उसका जीवन स्तर क्या है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और बीमारी कैसी है, ये सब, और रोजगार का लेवल क्या है, शिशु मृत्यु दर, इन सबको एक विकास के पैमाने माने गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये समझाता है कि देश की जीडीपी कैसे बढ़ाएं। जीडीपी कैसे बढ़ाना एक आर्थिक वृद्धि का आयाम है, और जनता का जीवन स्तर कैसे सुधारें ये आर्थिक विकास है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। यह नीति केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है। यह जो मौद्रिक नीति होती है इनको केंद्रीय बैंकों द्वारा बनाया जाता है। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, महंगाई पर नियंत्रण करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। आर्थिक स्थिरता किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको भी बनाए रखना, और महंगाई पर नियंत्रण रखना, क्योंकि जब ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो उससे जो गरीब जनता होगी उसको बहुत ही परेशानी उठानी पड़ेगी। और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना कि मनी सप्लाई को भी ये लोग नियंत्रित करते हैं मौद्रिक नीति के थ्रू। तो अब देखेंगे राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में मोस्टली बताया गया है यह नीति जो सरकार द्वारा बनाई जाती है, जिसमें शामिल होते हैं कर, सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ाना होता है। कर और सरकारी व्यय, इन सब का जो उद्देश्य होता है, जैसे सरकारी व्यय भी जो गवर्नमेंट करती है वो भी आर्थिक विकास को और रोजगार को बढ़ावा मिलती है। जैसे सरकारी व्यय से तात्पर्य ले सकते हैं किसी भी नई सड़क का निर्माण करना। तो जब जो नई सड़क का निर्माण होगा तो उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि सड़क बनाने के लिए मज़दूर चाहिए। तो जब मज़दूरों की मांग होगी तो मज़दूरों को भी तो रोज़गार मिलेगा। इसी वजह से कहेंगे कि उससे रोज़गार भी बढ़ता है जब सरकारी व्यय बढ़ता है। उसके बाद देखेंगे, और जब सरकारी व्यय जैसे सड़क बन गई तो उससे आर्थिक विकास भी होगा। जो बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, अगर स्कूल की सड़क खराब है तो उनको भी फ़ायदा होगा और व्यापार करने में भी आसानी होगी। अब व्यापार चक्र, अर्थव्यवस्था में समय समय पर तेजी, मंदी को डिप्रेशन भी बोलते हैं, पुनरुत्थान, रिकवरी आते रहते हैं। इनका अध्ययन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। किसी भी देश में मंदी और मतलब कभी कभी एकदम से मंदी आ गई और बहुत सारी महंगाई आ गई, ये सब होता रहता है। तो इसका भी जो अध्ययन किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीमाएं पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या लिमिटेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ लिमिटेशन है जिसको हम नीचे अध्ययनपूर्वक अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा करना। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वह व्यक्तिगत इकाइयों की पूर्णतया उपेक्षा कर देता है। मतलब वह किसी व्यक्तिगत पर्सन पर ध्यान नहीं देता है, केवल कुल आंकड़ों पर ध्यान देता है, व्यक्ति या फर्म की स्थिति नहीं दिखाती। यह केवल किसी देश की जैसे जीडीपी बता दी कि देश की जीडीपी क्या है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता है कि किसी देश की जीडीपी जैसे बढ़ गई, लेकिन इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये नहीं पता चल पाएगा कि किस देश में कितने लोग अमीर रहेगा और कितने लोग गरीब रहेगा, किसी फर्म का कितना नुकसान हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। मतलब यह केवल बड़े पैमानों की बात करता है। औसत आंकड़ों की समस्या, इसमें औसत आंकड़ों की भी समस्या देखने को मिलती है। राष्ट्रीय आय जैसे आंकड़ों असमानता को छिपा देते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है और कुछ कम गरीब है, लेकिन जो गरीबी का पैमाना सेट किया गया है वह एक जैसा रख दिया गया है। तो जो
ज़्यादा गरीब है उसकी असमानता को दिखा देते हैं, कि मतलब असमानता को छिपा देते हैं। ये लोग डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि इस देश की स्थिति कितनी ख़राब है या कैसी है, मतलब इंडिविजुअली लेवल पर। व्यावहारिक वास्तविकता की कमी होती है। मॉडल अमूर्त और सैद्धांतिक होते हैं। सूक्ष्म आधार की कमजोरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को पूरी तरह आधारित नहीं है, मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते पूरी तरह से। नीतियों के प्रभाव की अनदेखी करना। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ सभी पर समान असर नहीं डालती हैं, क्योंकि राजकोषीय जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है वह सभी पर समान असर नहीं डालती, ये कॉमन सी बात है। किसी पर उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है, किसी पर उसका इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। भविष्यवाणी में सीमाएं। मंदी, महंगाई या संकट के सटीक भविष्यवाणी कठिन है। किसी भी देश में ये भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि आगे देश में मंदी होगी या महंगाई होगी। वो लोग केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस देश में क्या क्या होगा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और इसकी लिमिटेशन पता चल गई। तो आगे अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और इसके साथ ही आपको जिस भी वीडियो की नीड हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।